लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा करें। सबके लिए होमवर्क है, उसको याद करके आइएगा। अब आगे रिपीट नहीं करेंगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं सुनेंगे। जो नहीं आया उसको भी बोल देंगे। ये तो यहाँ हम बोल रहे हैं तो सबको ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। यस सर। सर वरना आप मुर्गा बनाएंगे या फ्रॉग? ये तो डिपेंड करेगा कि वो कितने हद का शैतानी किया। फ्रॉग ज्यादा चला नहीं बनाएगा, पूरा पहन देता है उसे। हम बात करते हैं। डाइजेशन in frog, food is fought by tongue and internalized, pushed through esophagus into stomach। जिसका स्टमक कंपैरेटिवली काफी बड़ा है और इसोफेगस कंपैरेटिवली शॉर्ट है, ठीक है। तो बड़ा पिक्चर जैसा स्ट्रक्चर जो था वो उसका स्टमक है, ठीक है। वो नेमिंग करते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वो ऐसा था ना और फिर ऐसे करके गया है। ये एरिया स्टमक है इसका और यहाँ इसोफेगस है, ठीक है। इधर फेरिंक्स और माउथ से ये इसका कनेक्शन, राइट। सो दिस माउथ ओपन्स इनटू दिस एरिया फेरिंक्स लीड्स टू ए शॉर्ट इसोफेगस एंड देन ए लार्ज स्टमक इज देयर, ठीक है। जो डायग्राम आप बनाए हैं उसके रेफरेंस में। तो फूड को ये कहाँ प्लेस किया? स्टमक। और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बारिश होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ आएगा और उसके मदद से क्या होगा? पहले तो जो भी लाइव एनिमल था उसका किलिंग होगा। होने के बाद ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके वजह से एक और एंजाइम एक्टिव हो जाता है, वो है पेप्सिन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन की मदद से यहाँ फर्स्ट हैंड प्रोटीन डाइजेशन शुरू होता है। सीरियल नंबर 2 हियर इन स्टोमक बाय HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस पेप्सिन एंजाइम, the food is digested for its protein। इसका प्रोटीन डाइजेशन होता है इसके स्टमक एरिया में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम के मदद से। इसके बाद ये फूड पास ऑन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में, और इसके इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ये स्टमक जिसमें ओपन हो रहा है दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। Then the food reaches duodenum. Serial number 3. Then after stomach, the partially digested food, जिसे काइल कह रहे हैं, reaches duodenum, the first part of its intestine, राइट। यहाँ तक पूरा कीजिए। तो स्टेजेस पे इसके डाइजेशन हम लोग देख रहे हैं।
इसका जरूरत नहीं है, यहाँ से काफी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, इस पोर्शन का यूज हो चुका है। गुड वन। So food has entered now into the duodenum. और डायग्राम बनाते समय आप देखे होंगे हम लोग ड्रॉ किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो कि ग्लैंडुलर इन नेचर हैं, यानी कुछ सिक्रेट करते हैं, ग्लैंड सिक्रीशन के लिए होते हैं तो ये सिक्रेट करते हैं, राइट। तो सीरियल नंबर 4, इन द duodenum bile from gallbladder pancreatic juice from pancreas mix and digest the food. कैसे? The bile emulsifies the fats. अब यहां पे एक टर्म आया emulsifies, ये है एमल्सिफिकेशन करना, उसी को एमल्सिफाई करना कर रहे हैं। एमल्सिफिकेशन होता है ब्रेकिंग डाउन द लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर वंस। ये काम एमल्सिफिकेशन का कहलाता है और बाइल के मदद से दिस पर्टिकुलर एक्शन इज डन। सो व्हाट वी गेट, इससे बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है फैट्स का नेचर होता है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, वाटर से ये दूर भागता है, ठीक है। अब लिविंग सिस्टम में आया है, हर जगह तो वाटर ही मिलेगा, है ना। अगर वाटर नहीं रहेगा तो लिविंग सिस्टम लिविंग रह नहीं पाएगा। वाटर इज ए मीडियम फॉर लाइफ। अब क्या होगा, वाटर का नेचर क्या है? पोलर। खुद क्या है? नॉन पोलर। देयरफॉर देयर इज ए रिपल्सन बिटवीन देम। अब क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ेगा? ज्यादा कौन है? वाटर। कम कौन है? फैट्स। इसलिए फैट्स किनारा पकड़ने लगेगा। और इसी चलते क्या होता है, कभी भी वाटर के सराउंडिंग में अगर फैट्स आ जाए तो ना एक जगह इकट्ठा होगा, ठीक है। दिस इज द रीजन कि फैट्स इकट्ठा रहता। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर वो एक जगह क्लम्प बना हुआ रहेगा, इकट्ठा रहेगा, तो फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है लाइपेज, वो उसमें प्रॉपर्ली एक्शन नहीं करेगा और उसके सरफेस को ही काटेगा, सरफेस को ही डाइजेस्ट करेगा। जब तक में वो अंदर के फैट्स को डाइजेस्ट करे, इकट्ठा हुआ है ना, एक जगह क्लम्प है, तो क्लम्प को कैसे तोड़ेगा? भाई सरफेस बाई सरफेस, सरफेस बाई सरफेस, तो उतना टाइम देगा नहीं। स्मॉल मतलब इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड भी करता रहता है, जिसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, मूवमेंट होता रहता है कंटिन्यूअस। ये आपको सोचना चाहिए कि इसोफेगस में से स्टमक से ड्यूडेनम में क्यों गया? बिकॉज ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इन द इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। सो फूड मूवमेंट तो लगातार होता रहेगा, डाइजेशन तभी तक होगा जब वो ड्यूडेनम में प्रेजेंट है, बाकी का हिस्सा एब्जॉर्प्शन के लिए बैठा होगा, राइट। तो प्राइमरी एंड मेजर पोर्शन ऑफ डाइजेशन इज कवर्ड इनटू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में ज्यादा देर रहने नहीं देगा, उसके बाद आगे बढ़ने लगेगा। इसीलिए जरूरी है कि फैट्स को पहले ही बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, ताकि हर एक पार्ट पे
डाइजेस्टिव एंजाइम जो लाइपेज है वो वर्क कर सके, तो फैट्स का डाइजेशन हो पाएगा, तभी जाके फैट्स एब्जॉर्ब होगा डाइजेस्टिव प्रोडक्ट उसका। तो इसीलिए इसका इमल्सिफिकेशन यानी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स जरूरी है। एंड दिस एस्पेक्ट, दिस पार्ट इज डन बाय द बाइल, एंड द सेम थिंग हैपेंस इन अ ह्यूमन आल्सो। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बाइल। कई बार क्वेश्चन आता है 10th लेवल पे देखे होंगे, although the bile juice doesn't contain any enzyme, then why it is so important for the digestion of food? The reason is it emulsifies the fats so that fats could be digested properly. इसीलिए इसमें कोई एंजाइम नहीं होते हुए भी इसका इतना इंपॉर्टेंस है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल द बाइल प्लेज, इट हैज लॉट ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस which converts the acidic pH into alkaline। होता क्या है, आप देखे होंगे डाइजेशन के लिए पहला स्टेज कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, स्टमक। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द मेजर पोर्शन दैट एक्चुअली ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन, राइट? अभी बोले हैं। अब एक चीज बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जहां अधिकता होगी पीएच किधर चला जाएगा, एसिडिक साइड में कि अल्कलाइन की न्यूट्रल? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक साइड में जाएगा, तो फूड नीचे उतर के आएगा ड्यूडेनम में, तो कैसा फूड रहेगा, एसिडिक रहेगा। और जस्ट ऑपोजिट नेचर का होता है पैंक्रियास का जूस, वो अल्कलाइन कंडीशन में, बेसिक कंडीशन में, है ना, फंक्शनल होता है। यहाँ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर भर के आया है, तो हाईली एसिडिक कंडीशन है, तो पैंक्रियाटिक जूस तो काम ही नहीं करेगा, जो कि अल्टीमेट डाइजेशन के लिए यहाँ रेस्पॉन्सिबल है। फाइनल डाइजेशन उन्हीं की मदद से और भी है, इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स भी, है ना, डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट रिलीज करते हैं डाइजेशन के लिए, लेकिन उनके भी फंक्शनल होने का क्राइटेरिया है कि वो भी अल्कलाइन कंडीशन में एक्टिव होते हैं, एसिडिक में नहीं। देन एंटायर डाइजेशन प्रोसेस शुड बी चोक्ड। हाउ टू ओवरकम, कैसे इसको बदलें, उसी के लिए है पैंक्रियाटिक जूस में भी बाइकार्बोनेट आयंस रहते हैं ताकि वो अल्कलाइन कर सके, और बाइल जूस में भी बाइकार्बोनेट आयन रहते हैं जो कि अल्कलाइन कर सके। तो रेइनफोर्स करता है, दोनों मिलकर इतने हाई एसिडिक कंडीशन को अल्कलाइन करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो देयर आर टू facets that makes the bile so important. One facet is that it contains bicarbonate ions that helps the acidic food to convert into alkaline food. Secondly, it has emulsification power. That is why it can break down larger fat droplets into smaller fat droplets, enabling them to get digested. उन्हें पचने योग्य बनाते हैं। Okay, so emulsification is done by the bile. पहला पार्ट हो गया। दूसरा, it has HCO3 minus ions that help to convert the acidic food coming from stomach to become alkaline. This is required for activating. This is required for activating the pancreatic enzymes present in the pancreatic juice. अब पैंक्रियाटिक जूस पिक्चर में कहां से आया, यहां देख लीजिए, ड्यूडेनम में कहां से रिसीविंग होता है, बाइल गॉलब्लैडर से, और पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से रिसीव किया जाता है। तो वहां से हम लोग पैंक्रियाटिक जूस को पिक्चर में लाते हैं, क्योंकि इन्हीं में वो सभी एंजाइम्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का फाइनल डाइजेशन करने में सक्षम, राइट। तो इनके एक्टिव होने के लिए अल्कलाइन कंडीशन चाहिए, एंड दैट इज गिवन बाय और actually helped by the bile.
right? Next, the pancreatic juice. चूंकि डिटेल इसका नहीं किया है इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में लेकर चलेंगे. ACO3 माइनस आयंस ये हम लोग दिखा रहे हैं और इसके वजह से क्या होता है, ये इनएक्टिव था, अब पैंक्रिएटिक जूस हो गए एक्टिव. पैंक्रियाटिक जूस इनएक्टिव था, बाइकार्बोनेट आयंस की मदद से पैंक्रियाटिक जूस हो गए एक्टिव. अब ये क्या करेंगे, एक्ट्स ऑन फूड digests food into composition of, या ऐसे कहिए, digest food into sugar units like glucose, amino acids, from proteins, and fatty acids plus glycerol from fats. किनमें तो होता है शुगर यूनिट्स, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन के बाद किसका, तो फैट्स का. एमिनो एसिड्स डाइजेशन के बाद एंड प्रोडक्ट है किसका, तो प्रोटीन का. और यहाँ एक शुगर यूनिट फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लिया गया है, ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, वो है शुगर, कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, इस तरीके से एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड शुगर यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा फूड के कंपोजिशन को. अब अगला काम रह जाएगा एब्जॉर्प्शन. यहाँ तक नोट कीजिए. और एक बात बताते चले, यहाँ जो आप देख रहे हैं फैटी एसिड्स का और ग्लिसरॉल का, और उधर एमिनो एसिड और उधर शुगर, यही आपको बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा डिटेल में इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा. यहाँ से डिटेल्स हो गया, तब तक ऊपर का हम लोग मिटाएं, वहाँ तक रुकेगा. ओके, अब रहा एब्जॉर्प्शन की बारी. तो फूड डाइजेशन के बाद अगला हिस्सा होता है एब्जॉर्प्शन. remaining portion of the intestine is engaged in absorption of nutrients from the digested food like absorption of glucose यानी sugar, amino acids
बार बार मेंशन करते रहे ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। फैटी एसिड्स, कोई बताएगा फैटी एसिड्स किनको कह रहे हैं? एंड ग्लिसरॉल प्राइमरीली। फैटी एसिड्स प्राइमरीली। देखिए किसी भी ऑर्गेनिक एसिड को फैटी एसिड कहते हैं। ये जानना चाहिए आप लोग को। ये बता चुके हैं, एनी ऑर्गेनिक एसिड इज ए फैटी एसिड। याद कीजिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है उसी से बताया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलकर एस्टर बॉन्ड बनाता है और वो पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल्स बनाता था। सब भूल गए। वही पामेटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड, तो यही सब, ये तो एनिमल खा रहा है तो इसको स्टेरिक एसिड ही मिलेगा, राइट, फैटी एसिड के नाम पे, एक्सेट्रा। अब नीचे बिठा सकते हैं। अब इस एब्जॉर्प्शन के लिए इसका जो सरफेस होगा, उस सरफेस पे कैसा टिश्यू होना चाहिए, जस्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हालांकि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं करना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर पूछ दिया है इसे घुमा कर, तो आपका प्रीवियस नॉलेज आपको आंसर देने में हेल्प करेगा। बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा टिश्यू होना चाहिए एब्जॉर्प्शन वाले एरिया में? एनिमल टिश्यू कितने तरह के थे? एनिमल टिश्यू कितने तरह के थे? एनिमल टिश्यू नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं ना? कितने तरह के थे? कुछ याद आता है? कौन से? हाँ, उसके बाद कनेक्टिव, गुड, मस्कुलर एंड नर्वस। तो नर्वस टिश्यू का काम होगा क्या एब्जॉर्प्शन? नहीं। मस्कुलर टिश्यू का काम होगा क्या एब्जॉर्प्शन? मस्कुलर फंक्शन के आधार पर ना इन चार भागों में बांटे थे। नर्वस टिश्यू का काम है इंफॉर्मेशन कंडक्ट करना, है ना, सिग्नल कंडक्ट करना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मस्कुलर टिश्यू का काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपैंड करना, ताकि मूवमेंट प्रोड्यूस कर सके। कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता है, और एपिथेलियम टिश्यू कवर करता है, प्रोटेक्शन। और जो कवर करेगा वही बाहर के माहौल को अंदर के माहौल से जोड़ने में भी हेल्प करेगा। सो फॉर एब्जॉर्प्शन एपिथेलियम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल। अब एपिथेलियम टिश्यू में कई टाइप्स बताए थे, दो तरह का था प्राइमरीली, एक सिंपल और एक कंपाउंड। तो कंपाउंड वाले मोर और लेस एब्जॉर्प्शन में कम ही काम करते हैं, कवर करने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। सिंपल एपिथेलियम ज़्यादातर करके, है ना, एब्जॉर्प्शन में मदद करेंगे, उसका फंक्शन में ही आप देखे होंगे। तो एब्जॉर्प्शन के लिए एपिथेलियम टिश्यू, जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, उसके सरफेस पे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते थे, उन्हें माइक्रोविलाई कहते थे। सो द माइक्रोविलाई एट द लेवल ऑफ सेल एंड एट द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, विलाई वुड बी नीडेड। ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है? विलाई द्वारा, right? So they would have in the intestinal part, later part of the intestine, a number of villi. They how help for better absorption? They actually increase the surface area. जैसे मान लीजिए यहाँ हम बॉल कैच खेल रहे हैं, ठीक है, इमेजिन कीजिए, एकदम सिंपल। फिर उसको आप इससे जोड़ कर देखिएगा, बॉल कैच खेल रहे हैं। अब क्या हुआ, बॉल इतना ऊंचा उठ गया कि हमको लग रहा है कि अब मेरे हाथ में नहीं आएगा, लेकिन अगर गिरा तो पता चल जाएगा, अरे बॉल खेल रहा है, धम से आवाज होगा। तो मेरे हाथ में भले नहीं आए, पर तेजी से गिरने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उंगली लगा देते हैं, हाथ लगा देते हैं, ताकि उसका फोर्स जो है, वेलोसिटी कम हो जाए, ठीक है। अब सोचिए, जितना हाथ लगाएंगे, जितनी उंगलियों के कांटेक्ट में आएगा, उसका नीचे उतरने का फोर्स उतना घटेगा कि नहीं घटेगा?
ठीक है। तो सिमिलरली ये फूड मटेरियल अगर ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है विद इन द ट्यूब, तो आएगा नीचे चलता चला जाएगा, क्योंकि उसको तो नीचे की ओर पंप किया जा रहा है। गॉट द आइडिया? अब ये क्या करता है, डाइजेशन हो गया, अब इसको रोकना होगा, जस्ट लाइक दैट बॉल। तो बॉल को रोकने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, उंगली लगा रहे हैं, ताकि वो तेजी से ना गिरे। ये भी अब हाथ उंगली तो लगा नहीं सकता, इसलिए इसने प्रोजेक्शंस लगा दिए। प्रोजेक्शन लगाने से क्या होगा, भले फूड मटेरियल नीचे की ओर उतर रहा है, राइट, लेकिन उसके उतरने का रफ्तार कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक, एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन तो उसी सरफेस से हो रहा है ना, तो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। एंड दिस इज द रीजन, बचपन से ये लिखता आ रहा है कि विल लाइफ फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं। भाई कैसे? दिस इज ऑल, दे एक्चुअली इंक्रीज द सरफेस एरिया, और जितने लंबे समय तक ये न्यूट्रिएंट्स, ये ग्लूकोज, ये अमीनो एसिड, ये फैटी एसिड्स, ये ग्लिसरॉल एटसेट्रा, ये जितने लंबे समय तक, है ना, बॉडी के सरफेस यानी इनर सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन विलाई के कांटेक्ट में रहेंगे, उतना उन्हें समय मिलेगा एब्जॉर्ब होने का। तो लंबे समय तक अगर कांटेक्ट में रहेंगे, ज्यादा करके एब्जॉर्ब करेगा, बाकी कुछ तो ऐसा होगा ही जो अनएब्जॉर्ब रह जाएगा। And that will be along with the undigested food material pass on to the rectum, which is the last part of the intestine, and rectum opens through anus, and anus will put the undigested matter into the cloaca, and cloaca rhythmically contract करता है, एक्सपैंड करता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके अंदर का अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बॉडी से बाहर होगा। गॉट द आइडिया? कैसे काम करेगा? द इंटेस्टाइन wall will have projections villi that absorb the digested food and the undigested part goes through anus into the cloaca, which time to time contracts to push out the fecal matter. Push out the fecal matter out of the body. So in this way, their digestive system works. यहाँ तक नोट कीजिए, तब तक हम नीचे का साफ करेंगे। किसी को कोई डाउट? पहले एनसीईआरटी वाले सिलेबस में ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम भी था, तो इसलिए इसमें थोड़ा और हम लोग स्ट्रेस देके अच्छे से पढ़ते थे, ताकि ह्यूमन का मॉडल हम लोग को समझ में आ जाए। अब जो है नए वाले एनसीईआरटी में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन हटा दिया है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले 7 चैप्टर्स हुआ करते थे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल्स, वो चैप्टर हटा दिया, अब 6 ही चैप्टर्स हैं। इसीलिए इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा, है ना, उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम है नहीं। ओके, सो दिस इज हाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी थोड़ा स्पेशल है। इसके पास
दो तरीके के रेस्पिरेशन है, एक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है और दूसरा पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्यूटेनियस और पल्मोनरी रेस्पिरेशन का जरूरत पड़ता है कि जब वो एक्वेटिक होता है, वाटर में रहता है, पानी में रहता है, उस समय इसका बॉडी वॉल यानी कि स्किन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर लेता है, और जब ये जमीन पे रहता है तो फिर उसका स्किन तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता ही है, अलोंग साइड उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लंग्स फंक्शन करता है। ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम। Respiratory system. Frogs have pulmonary and cutaneous respiration. Pulmonary respiration. Lungs, 2 in number, present in the thorax. Has smallest area for gaseous exchange alveoli, air, blood in blood vessel, air in lungs। यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा और ब्लड वेसल्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लो। PP stands for partial pressure। और पार्शियल प्रेशर को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं सिंपली, द प्रेशर exerted by a gas in its mixture। यानी अगर हम गैसियस मिक्सचर लेते हैं तो उस मिक्सचर का, वो मिक्सचर को एयर कहेंगे, जैसे एयर इज अ गैसियस मिक्सचर, गैस के मिक्सचर है। तो ये एयर जहाँ पे है, जिस कंटेनर में है, वो उसके कंटेनर के वॉल पे एक प्रेशर दे रहा होगा। अब उसको कहेंगे टोटल प्रेशर, और ये प्रेशर जितने गैसेस उसमें है प्रेजेंट, उन सबों का कंबाइंड एफर्ट है। जैसे आप ऐसे समझ लें, अगर ये कमरा कंटेनर है, ठीक है, और हम यहाँ पे 20 विद्यार्थी बैठे हैं, तो 20 विद्यार्थी इस कमरे के सम्मिलित एयर है, ठीक है, ऐसे समझिए। अब ये 20 स्टूडेंट्स जो मिक्स होकर एयर बना रहे हैं, प्रत्येक स्टूडेंट एक एक गैस है, ठीक है। अब इनका काम है कमरे की दीवार को बाहर की ओर धकेलना। तो ये जो हम धकेल रहे हैं सभी विद्यार्थी मिलके बाहर की तरफ कमरे की दीवार, ये हो गया टोटल प्रेशर गिवन बाय द एयर। अब एक विद्यार्थी जितने ताकत के साथ धकेल रहा है, दैट प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट विद्यार्थी।
गॉट द आइडिया? तो यहाँ जो ऑक्सीजन है उसका जितना कंट्रीब्यूशन है एयर में, उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वो वॉल प्रेशर दे रहा होगा. दैट वॉल प्रेशर given by that oxygen is its partial pressure. Similarly, if the carbon dioxide is considered, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम चुनते हैं पार्शियल प्रेशर समझने के लिए, तो उसने जितना प्रेशर लगाया वो उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा. तब क्लियर है आइडिया? तो पार्शियल प्रेशर इज द ड्राइविंग फोर्स. भाई जिधर दबाव, जिधर प्रेशर ज्यादा होगा और जिधर कम होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैस फ्लो करेगा. सिंपल. सो यहाँ ये एक एपिथेलियम टिश्यू का वॉल, क्योंकि वही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को अलाउ करता है. और किस तरह का? तो सिंपल एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम में कौन? स्क्वामस. सो सिंपल. ठीक है. इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट थिक ऑफ करना है, तब जाके आप गहराई तक पहुंचेंगे. देखिए हर क्वेश्चन का आंसर आपके बुक में है, बशर्ते कि आप इसको जोड़ना सीखें, कनेक्ट करना सीखें. और यही चीज हम लोग को एग्जाम में आगे ले जाता है. डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो अब डायरेक्ट क्वेश्चन का जमाना नहीं रहा. कहीं पे भी किसी भी कंपटीशन, इवन नॉट इवन इन द बोर्ड्स आल्सो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नहीं. थॉट बेस्ड क्वेश्चन देता है, पैराग्राफ देता है, उससे समझ कर आंसर करना है. व्हाट इज दिस? ये कहता है कि आप में चैप्टर पढ़ी हुई चीज का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. तो जब आप चीजों को समझेंगे तभी उसका एप्लीकेशन करेंगे. तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसको करना है. आपको एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा देगा और फंक्शन वाले एरिया में लेकर आ जाएगा. जैसे यहाँ पर लेकर आया, डाइजेशन में लेकर आया, है ना, गैसेस सेक्शन में लेकर आया. तो आप टिश्यू जानते हैं, खुद से अप्लाई करके बता दीजिए वहां पर कौन सा होगा. अब जैसे मान लेते हैं फ्रॉग में मूवमेंट हो रहा है, इसने लिपिंग किया, पूछ ला. ये भी समझ रहे हैं, ये भी बता रहा है मसल्स के वजह से किया. कौन सा टिश्यू इस पे काम किया? मस्कुलर टिश्यू. इसको एनर्जी कहां से मिला? रेस्पिरेशन से. रेस्पिरेशन के लिए इसने क्या यूज किया? ऑक्सीजन यूज किया. और ऑक्सीजन इस तक लेकर कौन आया? सर्कुलेटरी सिस्टम लेकर आया. हाँ, ब्लड है ना, तो ब्लड ही इसको ऑक्सीजन डिलीवर करेगा मसल्स को. तो देख रहे हैं सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. और ये कंपोजिट स्टडी आपको खुद से करना होगा. और ये तभी होगा जब आप इस पर थिंक ओवर करें. तो ये आपको कहता है कि आप बैठकर पढ़ लिए हैं, अब आप सोचिए, तभी आप इनके आंसर्स दे पाएंगे. और आप जो बोल रहे थे नीट के क्वेश्चन में हम लोग को हवा नहीं लग रहा है, कैसे नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा. आप सोचिए तो सही, क्वेश्चंस लेकर सोचिए तो सही. देखिए कॉन्सेप्ट को जोड़ने की कोशिश कीजिए, कोलैबोरेट कीजिए, एकदम एक एक क्वेश्चन बनेगा. ये गेट इट ग्रांटेड कीजिए, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको स्ट्रेट में क्वेश्चन कहीं भी नहीं पूछने वाला. नो, नॉट एट ऑल. और आपको जो टेस्ट पे क्वेश्चन देते हैं, इसी तरफ हम आपको धीरे धीरे आगे ले जा रहे हैं. पहले स्ट्रेट क्वेश्चन दिए, सबको ही बना रहे थे. अब थिंक ओवर वाला दे रहे हैं, धीरे धीरे सबको इसके साथ यूज टू हो रहे हैं. अब हायर लेवल जिसको कहते हैं HOTS करके देता है, हायर ऑर्डर थॉट बेस्ड क्वेश्चंस, उस तरफ के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे. ये हुआ आपका कंपोजिट स्टडी कंप्लीट है. राइट. अब देखिए उसी चीज को यहाँ अप्लाई करते हैं. ये क्या है? सिंपल केमिस्ट्री है, जिसको हम लोग बायोलॉजी में अप्लाई करते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कहाँ ज्यादा? लंग्स के एयर में. पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम कहाँ? ब्लड वेसल में. रीजन इज वेरी क्लियर. ये जो ब्लड लेकर आ रहा है स्किन के पास, इसमें से ऑक्सीजन सेल्स ने ले लिए. भाई उन्हें, वो एरोबिक है, एनिमल सेल है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट रेस्पिरेशन करता है, तो लेगा ही लेगा. तो यहाँ ऑक्सीजन हो गया कम, यहाँ हो गया ज्यादा. इधर से किधर जाएगा? From here to here. So clear? अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, खुद से सोचिए किधर ज्यादा होगा? आर पार दोनों तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. ज्यादा किधर होना चाहिए? इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये इसको दान में मिला. कहां से? सेल्स ऑफ द बॉडी से. और एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? वेरी लो. सो इन दिस सिनेरियो
What will be the direction of flow of carbon dioxide? From inside to outside. और जब ये एयर रीच इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कब होगा? जब ये ब्रीथ इन कर रहा है, जब ये ब्रीथ इन करेगा। और रिजल्ट देखिए, ब्रीथ इन किया, ऑक्सीजन वो लेकर गया, कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दिया। अब लंग के एयर में क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड रिचनेस बढ़ गया, तो जब ब्रीथ आउट करेगा इसको फ्लश आउट कर देगा। सो सिंपल, ठीक है। सो दिस इज हाउ देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स, बट वी हैव रीच्ड अप टू द पल्मोनरी लेवल। द रेस्ट विल बी द क्यूटेनियस। याद रखिए, हम लोग ओके, नाउ द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसका स्किन जो है हाईली वैस्कुलर होता है। हाईली वैस्कुलर करने का मतलब है इसके सभी पोर्शन को, स्किन के सभी पोर्शन को किसी न किसी तरीके से ब्लड सप्लाई दिया हुआ रहता है। सो जहां पर ब्लड वेसल्स अधिक होते हैं उसे कहते हैं हाईली वैस्कुलर, जहां ब्लड वेसल्स कम है वहां पे लो वैस्कुलर या लो वैस्कुलरिटी इज देयर, ठीक है। इसका स्किन इज हाईली वैस्कुलर, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स का सप्लाई दिया हुआ है स्किन को, ठीक है। स्किन इज परमिएबल फॉर गैसेस, और इससे आप समझ सकते होंगे ये कैसा टिश्यू का बना होगा। गैसेस एक्सचेंज अलाउ कर रहा है। अब क्या हुआ, इधर है वाटर जो कि पानी में डूबा हुआ है बेचारा, ये है स्किन एक इंटरफेस की तरफ, और यहां है ब्लड वेसल जिसमें है ब्लड। आइडिया समझ में आ गया। और एक वाटर है एटमॉस्फेयर के नीचे, ऊपर में एटमॉस्फेयर, नीचे वाटर है ना। एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वेरी 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 हाई, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी 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 लो। एक और दे देते, तो नेचुरली यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन वाटर में आएगा, तो यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो जरूर। यहाँ 4 यूनिट दिए, यहाँ 2 यूनिट दिखाने के लिए कि भाई जितना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिलता है ना, वाटर में उतना नहीं मिलता, ठीक है। अब है क्या, ब्लड में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो है, काफी कम है, और यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इससे थोड़ा ज्यादा होगा। यानी अगर 4 एरो डाउनवर्ड दिए हैं तो इसमें 2 एरो डाउनवर्ड तो दे ही सकते हैं, क्लियर। लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज वेरी हाई। अब सोचिए कौन किधर जाएगा, ऑक्सीजन विल गो इनटू द ब्लड फ्रॉम वाटर थ्रू द स्किन, कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट फ्रॉम ब्लड इन थ्रू द स्किन इनटू द वाटर, और इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज मजे से करता रहेगा। ये इंटरफेस है स्किन बॉडी का। स्किन के बाहर क्या है, पानी में है बेचारा, इसलिए वाटर। फ्रॉग पानी में डूबा हुआ है, ह्यूमन क्यों सोच रहे हैं, फ्रॉग है, ये पानी में गया हुआ है,
तो स्किन के बाहर कौन है? Water. वाटर। सो सिंपल। अच्छा हम समझ गए। और पानी के ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर। रियल सिनेरियो बनाया है बस लिख के, डायग्राम नहीं ड्रॉ किया। आई एम नॉट दैट मच गुड ड्राइंग ऑन दिस। सो एनीवे, तो हम लोग यहाँ समझ पा रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई, वाटर में कम है तो जबरदस्ती घुस जाएगा। वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में ऑक्सीजन घुसा हुआ रहेगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई ऑक्सीजन इज स्टिल हायर इन द वाटर। नाउ व्हाट हैपेंस, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रीमली लो है एटमॉस्फेयर में, तो वाटर में क्या होगा? कंपैरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड कम ही होगा। ठीक है, एक कारण यह भी है कि वाटर में बाय डिफॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, क्योंकि वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एक रिएक्शन करता है जिससे कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। सर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाता है क्योंकि और सब भी तो वहाँ पे एनिमल्स हाँ, पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, दूसरा और कोई इस तरीके से रिएक्शन नहीं करता, तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड एक इक्विलिब्रियम में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, फिर ऑक्सीजन वाटर में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में टूट जाता है, फिर जुड़ता है, फिर टूटता है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड मोर और लेस वाटर में प्रेजेंट रहता ही रहता है। ठीक है, दूसरी चीज है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 44 होता है, और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 32। तो वैसे भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है। अब बोलिएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कम, तो फिर पानी में क्यों जा रहा है? इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन वाटर में आने के बाद, है ना, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है इस वजह से, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, और वाटर जो है पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे दिखाई देता है, इसलिए इसकी एक एफिनिटी होगी इसके लोन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। सो दिस इज द रीजन कि ऑक्सीजन का वाटर में प्रेजेंस ज्यादा होता है बनिस्पत की कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये तो थी केमिस्ट्री की बात। अब यहाँ पर देखिए, ब्लड वेसल स्किन के इधर साइड में होगा। अभी आप लिखे हैं ये हाईली वेस्कुलर कंडीशन होता है स्किन का, तो वेल वेस्कुलराइज्ड स्किन इसका है, काफी ज्यादा ब्लड वेसल्स इसको सप्लाई किए हुए हैं। तो नेचुरली जो ब्लड होगा बॉडी के सेल्स के आर पार, मतलब अगल बगल से गुजर रहा है, उसमें से ऑक्सीजन ले लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम। पर इस तरफ देखिए तो वाटर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड का कम। कौन किधर जाएगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऑक्सीजन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का रिवर्स हो जाएगा डायरेक्शन, और इस वजह से ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है, हाउ दिस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन विल वर्क इन ऑन सॉइल। जब ये जमीन पर आएगा तब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कैसे काम करेगा? क्योंकि अगल बगल में तो पानी है नहीं, तो भाई ये भी चालाक है, इसके स्किन से म्यूकस हमेशा रिलीज होता रहता है, इसीलिए स्लिपरी होता है, और म्यूकस का सिक्रीशन इसके स्किन के सरफेस को स्मूथ रखता है, एट द सेम टाइम प्रोटेक्शन देता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा हुआ रहे। और म्यूकस बहुत ज्यादा वाटर अट्रैक्टर है, सो म्यूकस के साथ वाटर का एक लेयर हमेशा बना हुआ रहेगा। बस यही तो इसे चाहिए, वाटर का लेयर रहेगा तो एटमॉस्फेरिक एयर उस बॉडी के ऊपर के मॉइस्चर पे डिसॉल्व करेगा, ठीक इसी तरह से, एंड रेस्ट ऑफ द सिस्टम विल वर्क लाइक दिस। इसलिए जमीन पे रहेगा तो दोनों तरफ से रेस्पिरेशन करेगा, स्किन से भी करेगा, लंग ब्रीदिंग भी करेगा। पानी में रहेगा तो बेचारा स्किन से ही करेगा, लंग से करेगा तो फिर फेफड़ा में पानी भर जाएगा, ये नहीं करेगा। इतना बुद्धि है इसको, ठीक है? तो गो फॉर इट। ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन।